आज के इस सत्र में स्वागत है। हमारे सामने भारतीय राजनीति से जुड़े कुछ नोट्स हैं और आज हम विशेष रूप से राज्य विधान मंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर की व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते। ये वाकई एक अहम विषय है क्योंकि देखिए राज्यों में कानून बनाने का जो अधिकार है वो इसी संस्था के पास है। हाँ, और संविधान का भाग 6 जी अनुच्छेद 168 से 212 जी वो इसी के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एरिहंत पॉलिटी कैप्सूल के कुछ हस्तलिखित नोट्स हैं। ये काफी संक्षिप्त लग रहे हैं, जैसे खास पॉइंट्स नोट किए हों रिवीजन के लिए। हाँ, ऐसे नोट्स अक्सर जो जटिल विषय होते हैं ना, उनकी मुख्य बातें पकड़ने में बहुत मदद करते हैं। कम शब्दों में ज्यादा जानकारी। तो आज हमारा इरादा है कि इन नोट्स के जरिए हम राज्य विधानमंडल की पूरी तस्वीर समझें। ये बनता कैसे है, कितने प्रकार का होता है, सदस्य कौन और कैसे बनते हैं, इसे चलाते कौन लोग हैं, और सबसे जरूरी राज्यों के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है। जरूर, चलिए देखते हैं कि ये विधायी मशीनरी आखिर काम कैसे करती है। ओके, तो सबसे पहले इसकी बनावट पर आते हैं। नोट्स में पहले ही बात ये लिखी है कि विधानमंडल का मतलब सिर्फ विधानसभा या विधान परिषद नहीं है, इसमें राज्यपाल भी शामिल हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि राज्यपाल तो सदन के सदस्य नहीं होते। हाँ, ये एक बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे नोट्स ने सही से उभारा है। राज्यपाल जैसे केंद्र में राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं, वैसे ही राज्य में राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न हिस्सा है। अच्छा। भले ही वो सदन में ना बैठते हों, उनकी विधायी भूमिका निर्णायक है। आप कह सकती हैं उनके बिना राज्य में कोई कानून बन ही नहीं सकता। किस तरह की भूमिका? नोट्स में क्या संकेत मिलते हैं? नोट्स इशारा करते हैं उनकी कई शक्तियों की तरफ, जैसे सदनों का सत्र बुलाना, सत्र समाप्त करना यानी सत्रावसान, अगर जरूरी हो तो विधानसभा को भंग करना, और सबसे खास दोनों सदनों से पास हुए बिल पर अपनी सहमति देना। ओह, यानी उनकी सहमति के बाद ही बिल कानून बनता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो एक तरह से वो विधायी प्रक्रिया के गेट कीपर जैसे हैं। समझ गया, यानी वो सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख नहीं हैं, कानून बनाने में सक्रिय भागीदार हैं। अच्छा, अब नोट्स में विधानमंडलों के दो प्रकार बताए गए हैं, एक सदनीय और द्विसदनीय। इसका क्या मतलब है? ये सीधा सा है। एक सदनीय यानी कि यूनिकैमरल, मतलब उस राज्य में कानून बनाने के लिए सिर्फ एक ही सदन है, विधानसभा, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। निम्न सदन भी कहते हैं शायद। हाँ, निम्न सदन या लोकप्रिय सदन, क्योंकि सदस्य सीधे जनता चुनती है। भारत के ज्यादातर राज्यों में आपको यही व्यवस्था मिलेगी। और द्विसदनीय? बाइकैमरल। द्विसदनीय व्यवस्था में दो सदन होते हैं, एक तो यही विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे उच्च सदन कहा जाता है। और ये कितनों राज्यों में है? नोट्स में लिखा है 6। हाँ, नोट्स के मुताबिक अभी भारत के 6 राज्यों कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये 2 सदनों वाली व्यवस्था है। ठीक है, तो चलिए पहले उस सदन की बात करते हैं जो हर राज्य में है, विधानसभा। नोट्स इसे निम्न सदन कहते हैं और इसकी सदस्य संख्या पर कुछ नियम और अपवाद भी बताते हैं। हाँ, संविधान कहता है कि विधानसभा में कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य होने चाहिए। ये संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। लेकिन नोट्स बता रहे हैं कि कुछ छोटे राज्यों को इस न्यूनतम संख्या से छूट दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे नोट्स में सिक्किम का उदाहरण है, वहाँ 32 हैं, गोवा में 40, मिजोरम में भी 40 और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में तो 30 ही हैं। और सबसे ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश में 403। ये छूट क्यों दी गई होगी, कुछ अंदाजा? संभवतः उनकी कम जनसंख्या और शायद कुछ विशेष भौगोलिक या ऐतिहासिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनका भी प्रभावी प्रतिनिधित्व हो सके, भले ही वो 60 के आंकड़े तक न पहुंचे। हाँ, ये संविधान के लचीलेपन को दिखाता है। सही कहा। और इन सदस्यों को चुना कैसे जाता है? नोट्स में प्रत्यक्ष चुनाव और वयस्क मताधिकार का जिक्र है। इसका मतलब है कि राज्य के 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी नागरिक सीधे वोट डालकर अपने विधायक यानी एमएलए चुनते हैं, कोई बीच की बॉडी नहीं। इसीलिए लोकप्रिय सदन कहते हैं। हाँ, इनका सामान्य कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन नोट्स ये भी कहते हैं कि कार्यकाल 5 साल से पहले भी खत्म हो सकते हैं। भंग या डिसॉल्व शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ये संभव है अगर राज्य सरकार सदन में बहुमत खो दे या मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह दें, तो राज्यपाल 5 साल पूरे होने से पहले भी इसे भंग कर सकते हैं। फिर नए चुनाव होते हैं। अच्छा। एक और स्थिति है, शायद नोट्स में ना हो लेकिन जानना जरूरी है।
राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद चाहे तो विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकती है। दिलचस्प। अब सदन के संचालन के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। हाँ। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। नोट्स उनके चुनाव और हटाने की प्रक्रिया के बारे में क्या कहते हैं? नोट्स के अनुसार सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष का काम होता है सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करना, अनुशासन बनाए रखना, नियमों की व्याख्या करना। और उपाध्यक्ष? अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष ये काम करते हैं। वे एक दूसरे को इस्तीफा भी दे सकते हैं। और अगर उन्हें हटाना हो तो प्रक्रिया क्या है? उसके लिए एक औपचारिक प्रक्रिया है। कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है और फिर सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास करके उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, ये उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जरूरी होगा। बिल्कुल। सदस्य बनने के लिए योग्यता? नोट्स में उम्र 25 साल बताइए। और क्या मुख्य बातें? मुख्य शर्तें हैं भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 साल की उम्र हो और संसद द्वारा तय की गई अन्य योग्यताएं रखता हो। और हाँ, कुछ अयोग्यताएं भी हैं, जैसे दिवालिया न हो, मानसिक रूप से ठीक हो, लाभ का पद न धारण करता हो। ठीक है, ये तो हुई विधानसभा की बात, जो सीधे जनता से जुड़ी है और हर राज्य में है। अब आते हैं उस विधान परिषद पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो सिर्फ 6 राज्यों में है। नोट्स इसे उच्च सदन और स्थायी निकाय कहते हैं। स्थायी होने का क्या मतलब है? स्थायी निकाय का मतलब है कि ये कभी भंग नहीं होती, विधानसभा की तरह। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन सारे सदस्य एक साथ नहीं हटते। अच्छा, फिर कैसे? नोट्स के अनुसार हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, ये राज्यसभा जैसा ही लग रहा है। लेकिन नोट्स कहते हैं कि इसे बनाना या खत्म करना राज्य के हाथ में पूरी तरह नहीं है। अनुच्छेद 169 का जिक्र है और प्रक्रिया थोड़ी जटिल लगती है। ये वाकई एक अनूठी प्रक्रिया है। नोट्स सही इशारा कर रहे हैं। अगर कोई राज्य विधान परिषद बनाना चाहता है या मान लीजिए मौजूदा परिषद को खत्म करना चाहता है, तो पहले उसकी विधानसभा को एक प्रस्ताव पास करना होता है। साधारण बहुमत से? नहीं, यहीं पर खास बात है। ये प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। विशेष बहुमत मतलब? थोड़ा समझाएंगे। मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और साथ ही सदन में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ये काफी मजबूत बहुमत होता है। हाँ, काफी मजबूत। जब राज्य विधानसभा ये मजबूत इच्छा जता देती है, तब मामला संसद के पास जाता है। फिर संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद बना सकती है या खत्म कर सकती है। यानी पहल राज्य को करनी है, लेकिन अंतिम मोहर संसद की लगेगी। ये शक्ति संतुलन दिलचस्प है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संघीय ढांचे में भी संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका है राज्यों की संरचना तय करने में। अब आते हैं इसके गठन पर, जो नोट्स के हिसाब से सबसे पेचीदा हिस्सा लगता है। सदस्य संख्या की सीमा तो ठीक है, कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा विधानसभा का 1/3। लेकिन सदस्यों को चुनने के 5 अलग अलग तरीके, ये क्या है? हाँ, ये संरचना वाकई जटिल है और यहीं विधान परिषद का अनोखा चरित्र सामने आता है। नोट्स इन 5 स्रोतों का उल्लेख करते हैं। देखिए जी। लगभग 1/3 सदस्य राज्य के MLAs द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। फिर लगभग 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं जैसे नगरपालिका, जिला परिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा, स्थानीय निकायों से भी? जी। फिर लगभग 112 सदस्य राज्य के उन स्नातकों यानी ग्रेजुएट्स द्वारा चुने जाते हैं जिन्हें ग्रेजुएट हुए कम से कम 3 साल हो गए हों। ग्रेजुएट्स भी चुनते हैं? हाँ, और लगभग 112 सदस्य उन शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के सेकेंडरी स्कूलों या उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम 3 साल से पढ़ा रहे हों, पर इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं आते। और बाकी बचे हुए लगभग 16 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा का विशेष ज्ञान या अनुभव हो। अरे बाप रे! MLAs, स्थानीय नेता, ग्रेजुएट, शिक्षक और मनोनीत विशेषज्ञ, ये तो पूरी तरह से अलग अलग समूहों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश लगती है। क्या नोट्स इसके पीछे का कोई तर्क बताते हैं? नोट्स सीधे तौर पर तर्क नहीं बताते, लेकिन इस संरचना से ये अंदाजा लगता है कि इसका उद्देश्य शायद ये था कि विधान परिषद एक ऐसी जगह बने जहां सीधे चुनावी राजनीति से हटकर
विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी और विद्वान लोग भी विधायी प्रक्रिया में योगदान दे सकें। एक तरह का थिंक टैंक या पुनरीक्षण सदन बनाने की कल्पना। दिलचस्प कल्पना है। लेकिन क्या ये जटिल चुनावी प्रक्रिया आज भी उतनी प्रासंगिक है? ये सवाल मन में आता है। खैर, एक और बात, नोट्स में एंग्लो इंडियन मनोनयन के बारे में कुछ लिखा है जो अब खत्म हो गया है। क्या ये विधान परिषद से जुड़ा था? नहीं, नोट्स में इसका जिक्र शायद तुलना के लिए या सामान्य जानकारी के लिए होगा। एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन राज्यपाल विधानसभा में कर सकते थे अगर उन्हें लगता कि उनका प्रतिनिधित्व कम है। अच्छा, विधानसभा में? हाँ, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के बाद ये प्रावधान लोकसभा और विधानसभाओं दोनों के लिए खत्म कर दिया गया है। विधान परिषद में जो मनोनयन 16 सदस्यों का होता है, उसका आधार अलग है, साहित्य, कला, विज्ञान वगैरह, और वो अभी भी जारी है। अच्छा, ये स्पष्ट हुआ। और विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल है, जबकि विधानसभा के लिए 25 थी। ये फर्क क्यों? ये भी राज्यसभा की तर्ज पर है, जिसके लिए 30 साल चाहिए। माना जाता है कि उच्च सदन में थोड़ी ज्यादा परिपक्वता और अनुभव वाले लोग होने चाहिए, इसलिए उम्र सीमा ज्यादा रखी गई है। और इसके पीठासीन अधिकारी, सभापति और उपसभापति? जी हाँ, विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही सभापति, चेयरमैन और उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन चुनते हैं, जो सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। चलिए अब सदनों के कामकाज और उनकी शक्तियों पर आते हैं। बैठकें कैसे होती हैं? नोट्स में सत्र बुलाना, आहूत, सत्रावसान, प्रोरोगेशन, विघटन, डिसोल्यूशन और स्थगन, एडजॉर्नमेंट जैसे शब्द हैं। इनमें क्या फर्क है? देखिए, राज्यपाल समय समय पर सदनों को बैठक के लिए बुलाते हैं। इसे सत्र आहूत करना या समनिंग कहते हैं। नियम यह है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब साल में कम से कम 2 बार मिलना जरूरी है। ठीक है। जब सत्र का काम पूरा हो जाता है तो राज्यपाल सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं। इसे सत्रावसान या प्रोरोगेशन कहते हैं। और विघटन, डिसोल्यूशन? विघटन सिर्फ विधानसभा का होता है। इससे उसका कार्यकाल ही खत्म हो जाता है और नए चुनाव कराने पड़ते हैं। विधान परिषद तो स्थायी सदन है, इसलिए वो कभी भंग या विघटित नहीं होती। अच्छा, और स्थगन, एडजॉर्नमेंट? स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी करते हैं, अध्यक्ष या सभापति। इसका मतलब होता है बैठक को कुछ समय के लिए, कुछ मिनट, घंटे या दिन के लिए रोक देना। इससे सत्र खत्म नहीं होता, सिर्फ उस दिन की या कुछ समय की बैठक स्थगित होती है। स्पष्ट है। अब सबसे अहम हिस्सा, कानून बनाने की शक्ति। नोट्स साधारण विधेयक और धन विधेयक में फर्क बताते हैं। साधारण विधेयक के मामले में क्या प्रक्रिया है, खासकर जहां 2 सदन हैं? साधारण विधेयक देखिए किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। कानून बनने के लिए उन्हें दोनों सदनों से पास होना और फिर राज्यपाल की सहमति मिलना जरूरी है। लेकिन नोट्स कह रहे हैं कि शक्ति का संतुलन विधानसभा की तरफ झुका हुआ है। हाँ, बिल्कुल, खासकर विधान परिषद की शक्तियों के मामले में। कैसे? नोट्स में लिखा है कि विधान परिषद किसी साधारण बिल को पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीना यानी कुल 4 महीने तक रोक सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि विधान परिषद किसी साधारण कानून को पूरी तरह रोक नहीं सकती, वीटो नहीं कर सकती। वो सिर्फ उसमें देरी कर सकती है या संशोधन सुझा सकती है। अच्छा, सिर्फ देरी? हाँ, मान लीजिए विधानसभा ने बिल पास करके परिषद को भेजा। परिषद उसे 3 महीने में पास नहीं करती या ऐसे संशोधन सुझाती है जो विधानसभा को मंजूर नहीं, तो विधानसभा उस बिल को दोबारा पास करके परिषद को भेज सकती है। फिर इस बार परिषद के पास सिर्फ 1 महीने का समय होता है। हाँ। अगर इस 1 महीने में भी वो पास नहीं करती तो बिल को दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है, उसी रूप में जिसमें विधानसभा ने उसे दूसरी बार पास किया था। तो विधान परिषद असल में एक पुनरीक्षण या सलाहकार सदन की तरह काम करती है, न कि बराबरी के अधिकार वाले सदन की तरह। ये नोट से साफ झलकता है। बिल्कुल सही। उसकी भूमिका विधेयकों की जांच करना, बहस को बेहतर बनाना और शायद जल्दबाजी में कानून बनाने से रोकना है। लेकिन वो विधानसभा की इच्छा को लंबे समय तक टाल नहीं सकती। और धन विधेयक के मामले में तो उसकी शक्तियां और भी कम है, ऐसा नोट्स कह रहे हैं। जी हाँ, काफी सीमित है। पहले तो ये बताएं, धन विधेयक होता क्या है नोट्स के हिसाब से? धन विधेयक, जैसा कि नाम से जाहिर है, पैसे रुपए से जुड़े मामलों से संबंधित होता है, जैसे कोई टैक्स लगाना, हटाना या बदलना, सरकार का उधार लेना, राज्य की संचित निधि से धन निकालना वगैरह। और इसकी प्रक्रिया? नोट्स में क्या मुख्य बातें हैं? नोट्स 2-3 मुख्य बातें बताते हैं। 1,
ये सिर्फ विधानसभा में ही पेश हो सकता है, परिषद में नहीं। 2, इसे पेश करने से पहले राज्यपाल की सिफारिश जरूरी है। और विधान परिषद का रोल? नोट्स कहते हैं सिर्फ 14 दिन। हाँ, विधानसभा से पास होने के बाद ये परिषद में जाता है, लेकिन परिषद इसे ना तो खारिज कर सकती है और ना ही इसमें संशोधन कर सकती है। वो सिर्फ 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें, मतलब सजेशंस दे सकती है। और अगर ना दे या सिफारिशें विधानसभा ना माने तो? अगर 14 दिन में वो बिल वापस नहीं करती या सिफारिशों के साथ करती है, तो भी बिल को दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है, उसी रूप में जिस रूप में विधानसभा ने पास किया था। विधानसभा की मर्जी है कि वो परिषद की सिफारिशें माने या ना माने। तो वित्तीय मामलों में लगभग सारी शक्ति विधानसभा के हाथ में ही है। ये एक बड़ा पॉइंट है जो नोट से निकल कर आता है। हाँ, क्योंकि देखिए, सरकार जो है वो विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, जो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। इसलिए वित्तीय नियंत्रण उसी के पास रखा गया है। ये तर्कसंगत है। अंत में नोट्स अनुच्छेद 194 के तहत सदस्यों के कुछ विशेषाधिकारों, प्रिविलेजेस का जिक्र करते हैं। ये क्यों दिए गए हैं? क्या जरूरत है इनकी? ये विशेषाधिकार इसलिए जरूरी हैं ताकि विधायक बिना किसी डर या बाहरी दबाव के सदन में खुलकर अपनी बात रख सकें और अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें। देखिए, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को अपना कर्तव्य निभाने के लिए ये एक तरह का सुरक्षा कवच माना जाता है। नोट्स इन्हें 2 श्रेणियों में बांट रहे हैं, सामूहिक और व्यक्तिगत। सामूहिक मतलब पूरे सदन के लिए। हाँ, जैसे सदन को अपनी कार्रवाई प्रकाशित करने या न करने देने का अधिकार, अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार, बाहरी लोगों को कार्रवाई से हटाने का अधिकार, जैसे गुप्त बैठक करना वगैरह। और व्यक्तिगत? नोट्स में सदन में कहीं बात पर छूट का जिक्र है। ये अहम लगता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी सदस्य ने सदन या उसकी समिति में कुछ कहा हो या वोट दिया हो, तो उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उन्हें सदन के भीतर पूरी वाक स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छा। इसके अलावा नोट्स के अनुसार सत्र के दौरान और सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उन्हें सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, क्रिमिनल मामलों में ये छूट नहीं है। तो ये विशेषाधिकार एक तरह से सदन की गरिमा और सदस्यों की स्वतंत्रता दोनों सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल, ये संसदीय कामकाज का एक अभिन्न अंग है। तो इन हस्तलिखित नोट्स के आधार पर हमने राज्य विधानमंडल की एक काफी विस्तृत तस्वीर देखी। हमने समझा कि ये कैसे बनता है, राज्यपाल प्लस विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी। हाँ, एक सदनीय और द्विसदनीय व्यवस्था का अंतर समझा। विधानसभा और विधान परिषद का गठन, सदस्य संख्या, चुनाव, कार्यकाल, उनके अधिकारी और योग्यताएं, सब पर बात की। हमने ये भी देखा कि सदन कैसे काम करते हैं, सत्र बुलाना, सत्रावसान, स्थगन और विघटन। और सबसे महत्वपूर्ण, कानून बनाने की प्रक्रिया को समझा, खासकर साधारण और धन विधेयकों में अंतर। और इसमें विधान परिषद की सीमित लेकिन पुनरीक्षण वाली भूमिका को भी पहचाना। जी, और साथ ही सदस्यों को मिले विशेषाधिकारों पर भी नजर डाली। हाँ, एक बात जो बार बार उभर कर आई वो ये कि असली विधायी शक्ति विधानसभा में ही निहित है, जो सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है। विधान परिषद जहां भी है, एक सहायक या कहें कि ब्रेक लगाने वाली संस्था ज्यादा लगती है। हाँ, और ये डिजाइन शायद जानबूझकर किया गया लगता है, सीधे चुने हुए सदन को प्रमुखता देना और उच्च सदन को एक अनुभवी सलाहकार या पुनरीक्षक की भूमिका में रखना। ये शायद लोकतंत्र और विशेषज्ञता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश थी। और यहीं से वो सवाल फिर से जुड़ता है जो विधान परिषद की जटिल संरचना, वो ग्रेजुएट, टीचर कोटा वगैरह को देखते हुए मन में उठा था। इन नोट्स के आधार पर सोचते हुए, क्या ये संरचना आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावी है? क्या ये वाकई विधायी गुणवत्ता बढ़ाती है, या जैसा कुछ आलोचक कहते हैं, ये बस एक महंगा इंतजाम या राजनीतिक पुनर्वास का जरिया बन गई है? इस पर सोचना चाहिए। ये एक बेहद जायज सवाल है और इस पर लगातार बहस होती भी है। इन नोट्स ने हमें व्यवस्था का खाका तो दे दिया, लेकिन इसकी प्रभावशीलता और प्रासंगिकता का मूल्यांकन वो एक अलग और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जरूर सोचने वाली बात है कि क्या ये सदन अपने उद्देश्यों को वाकई पूरा कर पा रहा है या नहीं। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा राज्य विधानमंडल पर इन नोट्स के जरिए। उम्मीद है इससे राज्य स्तर पर कानून बनाने की प्रक्रिया की एक गहरी समझ विकसित हुई होगी। इस विश्लेषण के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।